चुनावी जादूगर के तौर पे अमित शाह की इमेज बनी उत्तर प्रदेश की रणभूमि में, और इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव ये तय करेगा कि चुनावी जादूगर की वो छवि बरकरार है या फिर चूर चूर हो गई। इस वक्त हम कैंपेन ट्रेल पर हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ। स्वागत है आपका। शाह साहब, क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव एक तरीके से तय करेगा कि आप मैन ऑफ द सीरीज हैं या एक चुनाव के मैन ऑफ द मैच? देखिए, कभी भी कोई एक चुनाव किसी भी कार्यकर्ता या नेता का छवि बनाने में सक्षम नहीं होता। मैं बचपन से काम करता हूँ, कई चुनाव लड़ा हूँ, ऐसे ही एक चुनाव है, इसको इतना बड़ा हाइप देने की जरूरत नहीं। मगर आपके हिसाब से इसकी हार जीत ही महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद डिमोनेटाइजेशन के शुरुआती दिनों में जो फीडबैक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से आ रहा था, वो ये बता रहा था कि बीजेपी बहुत आगे है। आप खुद 300 सीटों की बातें कर रहे थे। अब जो फीडबैक आ रहा है वो ये है कि कांटे की टक्कर है, हर सीट पर लड़ाई। थोड़ा चुनाव आगे बढ़ने दीजिए, मुझे लगता है आप भी कहोगे कि चुनाव में हम बहुत आगे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्वाभाविक रूप से सर्जिकल स्ट्राइक, डिमोनेटाइजेशन का हमें फायदा है ही, परंतु हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था है। 15 साल से सपा बसपा, बसपा सपा, फिर से सपा, ये जो क्रम चला है, वो क्रम ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे से भटका दिया है। कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है, बेरोजगारी इंतहा पर है, किसानों की बदहाल हालत है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। हर मामले में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का, चाहे किसान का धान न खरीदा जाता हो, चाहे गन्ना किसान का पेमेंट न होता है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे व्यापारियों की सुरक्षा हो। हर चीज में उत्तर प्रदेश में जनता के अंदर एक आक्रोश पड़ा है, और मैं स्पष्ट रूप से परिवर्तन की लहर देख रहा हूं, जिसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होगा। पर क्या आपको लगता है कि जो यूपी के लड़के साथ आए हैं उनसे सपा और कांग्रेस दोनों को फायदा हो रहा है? क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी थी अखिलेश सरकार की, वो कहते हैं ये तो शिवपाल से नाराजगी थी, मेरे अंकल से नाराजगी थी, मेरा नहीं, मेरी साफ छवि है, देखो मोदी जी बात करते हैं, मैं काम करता हूँ। दो चीजें हैं, शिवपाल आज कहाँ है? सपा में ही। सपा में ही। गायत्री प्रजापति कहाँ है? सपा में है। आजम खान कहाँ है? सपा में है। पवन पांडे कहाँ है? एक भी सपा के सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटा। एंटी इनकम्बेंसी कंस्टिट्यूएंसी में होती है राहुल जी, एंटी इनकम्बेंसी स्टेट में होती है। स्टेट या कंस्टिट्यूएंसी, किसी की एंटी इनकम्बेंसी कम होने का कोई सवाल ही नहीं। पर वो अगर कोई इस तरह के छलावे वाली रणनीति बनाकर देता है और कोई नेता इस पर आगे बढ़ते हैं तो नुकसान ही होगा। उल्टा उन्होंने 100 सीटों पर से अपनी संभावनाएं कम कर दी नहीं। पर और जहां तक काम का सवाल है, आज भी लखनऊ में हजारों लोग मेट्रो में बैठने जाते हैं और बैठे बगैर वापस चले आते हैं उद्घाटन के 3 महीने बाद भी। नहीं, पर कहीं ना कहीं वो ये कह सकते हैं कि शिवपाल जिस तरह के लोगों को टिकट देना चाहते थे, वो जो सपा की सोच है, नहीं, ये फ्रेश क्लीन यंग कैंडिडेट्स हैं। एक भी फ्रेश कैंडिडेट नहीं है। आप कहीं और जी रहे हो, यूरोप में जी रहे हो, यूपी का आपको जमीनी हकीकत, एक भी फ्रेश कैंडिडेट नहीं है। सारे के सारे एमएलए के टिकट रिपीट कर दिए गए। आपको जमीनी जानकारी ही नहीं है, ना आपका होमवर्क ठीक है। सारे सपा के कैंडिडेट रिपीट कर दिया। नहीं, पर अखिलेश फ्रेश कहां से आएगा? 206 थे, उनके हिस्से में सीट ही 203 आई है। पर सर, सोच की बात है ना, वो एक पुरानी सोच थी, मुलायम जी की सोच थी। ये एक प्रो डेवलपमेंट, मेट्रो की बात करने वाले, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बड़े हाईवे की बात करने वाली सोच है। देखिए, ना दिल्ली से लखनऊ तक का हाईवे चालू हुआ है, ना मेट्रो हुई है। 5 साल समाप्त हो चुके। आप दिल्ली से लखनऊ के मेट्रो पे हाईवे पर जाइए, आगरा तक जो बना था वो ठीक है। आगरा से लखनऊ 17 जगह पे रोड पर से नीचे उतरना पड़ता है। बन तो रहा है बन तो रहा है ना, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ, मगर 5 साल में बन जाना चाहिए था। एक रोड नहीं, हर गांव सड़क से जुड़नी चाहिए, तब जाकर डेवलपमेंट होता है। मेट्रो का भी उद्घाटन किया, मेट्रो चलती नहीं है। नहीं, पर 5 साल हो गए भैया, कोई कम समय नहीं मिला उनको। राहुल और अखिलेश जब साथ में आते हैं, उनके रोड शोज में आप देखिए, युवा पीढ़ी काफी हद तक आ रही। लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि मुस्लिम और यादव वोट से जुदा यंग जो लोग हैं, बियॉन्ड कास्ट, वो भी अखिलेश और राहुल को वोट। देखिए, मेरा आपको आपकी कैरियर के लिए एक निवेदन है कि आप उत्तर प्रदेश को रोड शो से मत दिखिए, उत्तर प्रदेश के गांव में जाइए, तो आपको मालूम पड़ेगा उत्तर प्रदेश की इच्छा क्या है।
और उत्तर प्रदेश किस दिशा में है। नहीं, पर आप ये मानेंगे कि एक तरीके से जो मोमेंटम फर्ज कीजिए अक्टूबर नवंबर के महीने में था, वो मोमेंटम थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्शन में स्विंग बहुत मैटर करता है, पहले तेज रफ्तार से आपकी हवा चल रही थी, अब वो हवा थोड़ी रुकी है, आप मानेंगे इसको? हो सकता है मीडिया में ऐसा हुआ हो, जमीन पे नहीं हुआ। जमीन पे नहीं। तो आपके हिसाब से आज की तारीख में आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि आपकी कितनी सीटें आनी? अनुमान लगाना अभी कठिन है, क्योंकि 2 ही चरण अनुमान के लिए ठीक ठाक लगा सकते हैं चरण का, मगर 2 चरण में हम 90 से ज्यादा सीट पाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम फर्ज कीजिए हाल के विवाद देखें, आपका एक ऑडियो टेप आया जिसमें जाटों से आप बातचीत कर रहे थे, वो सही है या गलत, लेकिन जिन मुद्दों पे चर्चा हुई उससे लोगों ने कहा कि आप अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, आप उनका ऑडियो सुन लीजिए, लगभग गिड़गिड़ा रहे हैं लोगों से कि हमसे नाराजगी मत रखो, हमें वोट दो। देखिए, बॉडी लैंग्वेज का सवाल इस नहीं है, क्योंकि वो ऑडियो टेप और पूरी टेप सुन लो, गिड़गिड़ाने का सवाल नहीं है। मैंने ठीक तरीके से अपील की है जाट मतदाताओं को, और न केवल जाट मतदाताओं को, सारे मतदाताओं को मैंने अपील करी है, और अपील अहंकार से नहीं होती है। पर आप मानेंगे कि कुछ हद तक जाट रिजर्वेशन को लेके हरियाणा में जाटों पे जो केसेस हुए उनको लेके लोगों में नाराजगी है, उनको लगा कि 2014 में जो उम्मीद थी बीजेपी ने वो उम्मीद पूरी नहीं की। देखिए, 2014 में जो हमारे पास से उम्मीद थी वो देश अच्छा चलाने की थी, और आप ही की किए गए सर्वे के अंदर आता है कि 300 सीट आ रही है बीजेपी, सिर्फ अकेले बीजेपी, देश का मूड में। करेक्ट। नॉर्थ इंडिया में आप बता रहे हो कि हमें सबसे ज्यादा सीटें, बहुत ज्यादा सीटें आती हैं, पंजाब में तो नहीं मिल रही थी आपके सर्वे में, तो नॉर्थ इंडिया में बचा क्या? राजस्थान लिया नहीं है आपने, उत्तर प्रदेश ही बचता है भैया, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ही बचता है। अभी का सर्वे है ये, 2 सांसदों के मिलने के बाद का सर्वे, क्योंकि ये आपका बयान चुनाव के दिन भी चलेगा, वोटिंग के दिन भी चलेगा और काउंटिंग के दिन भी चलेगा, तो आपका मानना है कि 2014 की जो परफॉर्मेंस थी वो बरकरार रहेगी अगले इस चुनाव में भी? निश्चित रूप से बरकरार रहेगी, निश्चित रूप से बरकरार रहेगी। हम पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। पर फिर बीजेपी खेमे में इस वक्त इतनी नाराजगी क्यों है? फर्ज कीजिए टिकटों को लेके आप उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं से बातचीत करो, वो जो एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है कि लगे कि हम जीत की तरफ एकदम बढ़ रहे हैं, अग्रसर। टिकट तो जहां माहौल अच्छा होता है वहां स्पर्धा होती है, और जब एक सीट पर कोई 42 लोग, 30 लोग, 35 लोग टिकट मांगते हैं, एक को मिलता है तो कुछ समय के लिए होता है। आप फर्स्ट और सेकंड में 2-3 दिन पहले चले गए होते, सारे एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करो, आज थर्ड पे चले जाइए, एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम पे लगे, ऐसी बात। एक सवाल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हमसे पूछते हैं और वो कहते हैं कि अगली बार अमित भाई का इंटरव्यू करो, ये जरूर पूछना कि अमित शाह को बाहर के नेताओं से इतना क्या लगान है कि वो बाहर के लोगों को टिकट देते हैं। उनका कहना है कि हमारा जो खुद का कार्डर है जो इतने साल काम कर रहा है, आप उसको दरकिनार करके बाहर वाले को टिकट ऐसा नहीं है। देखिए, बाहर से पहली बात तो ज्यादा आए हैं वो भ्रांति है। 403 में से 80 लोग बाहर के कह सकते हो, मगर वो भी 2-2.5 साल से हमसे जुड़े हैं। और जब इलेक्शन के पहले पार्टी की विचारधारा को और पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर कोई आता है तो हम उसको जनता के सामने, जनता के आदेश के लिए रखते हैं। हमने सरकार बनने के बाद चुनाव होने के बाद तोड़फोड़ नहीं करी है। इलेक्शन के 2 साल पहले कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करता है, हमारे साथ जुड़ता है, मैं नहीं मानता इसमें कोई नहीं, पर उसमें दिक्कत सार्वजनिक जीवन का औचित्य टूटता है। कार्डर उसको इतना एक्सेप्ट नहीं करता। रीता बहुगुणा जोशी को जगह जगह जाके, घर में जाके लोगों से विनती करनी पड़ रही है कि मेरे लिए आप कैंपेनिंग करो। नहीं, तो हर जगह पे कैंडिडेट करते हैं राहुल जी, आप बने नहीं हो ना कैंडिडेट, हर कैंडिडेट घर के नहीं, वो बीजेपी वालों से कह रहा है कि मेरे लिए कैंपेनिंग करो। नहीं, ऐसा नहीं, लोग नहीं करना। का चुनाव उठ चुका है, अच्छे तरीके से लड़ रही है और वो अच्छे से जीत भी जाए। एक सवाल और जो आपकी स्ट्रेटेजी को लेकर उठता है वो ये है कि आपने कहा, हमला किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप ये परिवार वालों के लिए टिकट मत मांगो, बच्चों के लिए टिकट मत मांगो। 370 में से फिर 39 टिकटें आपने बच्चों को दे दी, तो अब 39 टिकटें आपने बच्चों को दी, तो आप में और कांग्रेस में क्या? 39 नहीं है, लगभग 26 सीटें हैं। मगर आप एक बात, परिवारवाद की व्याख्या जो मीडिया करता है, मैं परिवारवाद की व्याख्या उसको एक अलग दृष्टिकोण देना चाहता हूँ। अच्छा कि आपने पूछ लिया। परिवारवाद किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी जी के बाद कोई योग्यता देखे बगैर राजीव गांधी पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके बाद
सोनिया गांधी बनती, इनके बाद राहुल गांधी बनते, उनके बाद उनके बेटे बनेंगे, इसको परिवारवाद कहते हैं। मुलायम सिंह जी के बाद इतने सारे नेता होने के बावजूद भी अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इसको परिवारवाद कहते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे बनते, इसको परिवारवाद कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कुछ नेताओं के बच्चे जो पार्टी के लिए काम करते हैं 15 साल से 20 साल से 25 साल से, उनको एमएलए का टिकट दिया है, वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। नहीं, पर आपने ये पहले सुन लो भैया, परिवारवाद क्या है? परिवारवाद वो है कि वो बेटा है, इसके लिए इसकी सीट रिजर्व हो जाती है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ 15-20 साल से कोई कार्यकर्ता काम करता है, उसको टिकट मिलता है क्योंकि उनके पिताजी भाजपा के नेता है, इसलिए टिकट ना देना भी ठीक नहीं है। इसको आप परिवारवाद जो और पार्टियों का इससे साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपने ये लॉजिक दिया, आप ही की पार्टी से किसी ने फोन किया और लॉजिक दिया कि ये सब तो ठीक है कि 10 साल से लोग काम कर रहे हैं, जैसे पंकज सिंह 10 साल से काम कर रहे हैं, वो ठीक है, उसमें 10 साल से नहीं 15 साल से पार्टी के महासचिव हैं। उसमें किसी को परहेज नहीं। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट तो अभी जुम्मे के जुम्मे हुए, उनको पार्टी में ज्वाइन किया, उनको भी आपने टिकट दे दिया। ये तो 10 साल से नहीं है बीजेपी में। बीजेपी में तो स्वामी प्रसाद भी 10 साल से नहीं है, करेक्ट, मगर उनका बेटा और वो दोनों सार्वजनिक जीवन में बहुत समय से बेटा भी है। तो आप क्या कहते हो? आप जैसे, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक पत्रकार के तौर पे, आपका कैडर भी तो पूछता होगा, आपके टिकट वाले भी तो पूछते होंगे कि बाहर वालों को आप क्यों देते हो? देखिए, क्या बीजेपी में लीडरशिप की कमी है? कैडर में जहाँ स्पर्धा होती है वहाँ ये मुद्दे उठते हैं, जरूर उठते हैं, और उठना लाजमी भी है। हमारी कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, मुद्दे उठने ही चाहिए इस तरह के, मगर हम समझाते भी है, कैडर समझता भी है, ऐसा नहीं है। राहुल, एक बड़ा मुद्दा अमित भाई इस चुनाव में है डिमोनेटाइजेशन का। क्या आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं आप चाहें ना चाहें ये नोटबंदी के फैसले पर भी एक रेफरेंडम है? हो भी जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जीतेंगे आप वो रेफरेंडम? जरूर, क्योंकि आपका जो प्राइमरी वोटर है, जो आपका ट्रेडर, बनिया कम्युनिटी, अग्रवाल समाज का जो वोटर है, उसमें ना आप 1960 की भारतीय जनता पार्टी की बात, आपके बड़े सपोर्टर्स तो हैं ही। पहले सुनो, ये तो है ही, इससे मेरा डिनाई नहीं है, और मैं बहुत सम्मान करता हूँ। जब मेरी पार्टी राजनीतिक रूप से बहुत स्वीकृति नहीं थी, तब से हमारे साथ जुड़े, मन से सम्मान करता हूँ। मगर भारतीय जनता पार्टी अब बहुत विस्तीर्ण हो गई, एक सर्वस्पर्शीय काम का मॉडल हमारा खड़ा हुआ है। गांव में भी हम है, पिछड़ों में भी हम है, दलितों में भी है, किसानों में भी हम है, और सबसे ज्यादा युवाओं में। पर आप मानेंगे कि व्यापारी वर्ग में नोटबंदी को लेकर खासतौर पर नाराजगी है? सबसे ज्यादा नाराजगी हर रोज व्यापारियों की यूपी में हत्या होती है इससे, और भारतीय जनता पार्टी का शासन होता है तो कतई नहीं, उनको भरोसा है। चुनाव की घोषणा होने के बाद 13 व्यापारियों की उत्तर प्रदेश में हत्या हुई है, 13 व्यापारी उससे नाराज है। आप थोड़ा चश्मा ठीक कर लीजिए, नाराजगी किस बात से? चश्मा हमारा एकदम ठीक है, 20/20 आई साइट है, अभी चश्मे नहीं, मैं बताता हूँ नाराजगी किस चीज, आई साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आप नोटबंदी को कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले जो शुरुआत में स्पीचेस हो रही थी नवंबर के बाद, लगातार नोटबंदी का जिक्र हो रहा था। अभी हम लोग कुछ दिन कैंपेन ट्रेल पे निकले, नोटबंदी का जिक्र या तो नहीं हो रहा है या फिर एकदम आखिर में हो रहा है। लगता है कहीं प्रायोरिटी में कम हो रहा है। आपने प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने हैं? मुझे मालूम नहीं, हर भाषण में होता है, मेरे भी हर भाषण में। आप चाहते हैं कि नोटबंदी पर ये रेफरेंडम बने? मैं तो चाहता हूँ कि विपक्ष उसको मुद्दा बनाए। आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो है ही, हम तो लेकर निकले ही। नुकसान नहीं हुआ आपके हिसाब से? पक्का नहीं हुआ। लेकिन लोग कहते हैं कि हमने पीड़ा सही, अब इंतजार है फायदे का। फायदा कहाँ पे है? फायदा हुआ ही है भाई, कैसे? काफी फायदा हुआ है। आप बजट को स्टडी कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। नोटबंदी का फायदा नहीं, वो तो इसी के कारण होता है, सिस्टम में रुपया है, इसीलिए तो इतनी लिबर्टी मिलती है। किसानों को 10 लाख करोड़ का ऋण कहाँ से देंगे अगर बैंक में पैसा ही नहीं आया होता? तो पैसा है इसलिए दिया है हमने। मुद्रा बैंक योजना के लक्ष्यांक को बढ़ा दिया, स्वरोजगारी का, ये 1.5 लाख लोग और बढ़ा दिए। कहाँ से बढ़ाते अगर पैसा न होता तो? हम किसानों को ऋण माफ करने जा रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, कहाँ से करते अगर पैसा न होता तो? गन्ना किसानों का 14 दिन में पेमेंट देने का वायदा हमने किया, एक कॉर्पोरेट खड़ा कर। ये सारी चीजें इसलिए हुई कि सिस्टम में पैसा आया। नहीं, मेरे सवाल का परिप्रेक्ष्य था कि लोग कह रहे हैं कि हमें फायदा क्या। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप रियल एस्टेट में घर खरीदने जाओ, ऐसा नहीं है कि व्हाइट में पैसा ले, अभी भी ब्लैक में मांग रहे। सुनो ना, 10 लाख करोड़ का कृषि ऋण का एक कॉर्पोरेट बना नाबार्ड के अंदर, तो इसका ये ऋण किसको मिलेगा? किसानों को मिलेगा। तो किसानों को फायदा हुआ है। स्वरोजगारी के लिए 1 लाख का लक्ष्यांक और बढ़ाया गया मुद्रा बैंक का।
तो वो किसको होगा? बेरोजगार को होगा। हम गन्ना किसान का भुगतान 14 दिन में करेंगे तो किसको फायदा होगा? किसान को होगा। हम बैंकों के ऋण के अंदर सीएस में थोड़े टेक्निकल बदल कर व्यापारियों को कम टर्नओवर पर ज्यादा ऋण मिलेगा, ऐसी सिस्टम ला रहे हैं। फायदा किसको होगा? व्यापारी को होगा। नहीं, पर इन्हीं को फायदा हो रहा है। आप लोन माफ करने की भी बात कर रहे हैं। इसी की तो बीजेपी मुखालफत करती थी कि हम लोग कोई लोन माफ नहीं करते, हम लोग रोजगार के मौके हमने पर कभी लोन क्यों माफ कर रहे हमने हैं? कभी भी किसानों की ऋण माफी की मुखालफत नहीं की। कभी भी एक भी स्टेटमेंट आप निकाल कर दे। नहीं, पर आप अपनी आप लोन माफी की जो बात कर रहे हो, हमने उद्योगपतियों के लिए की है। हमने कभी भी किसानों की लोन माफी का ऋण माफी का इकोनॉमिक फिलॉसफी का जहां तक सवाल है, बीजेपी अपने आप को राइट ऑफ सेंटर पार्टी के तौर पे पेश करती थी। राहुल गांधी ऐसी लोन राइट ऑफ कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव निकल नहीं रहा, इस पे बीजेपी के लीडर्स पहले अपोज करते थे। अब आप राहुल गांधी जो कर रहे हैं वही आप भी सजेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है भैया। यूपी का किसान इतने गड्ढे में है कि उसको कितनी भी मदद कर लो, वो विदाउट प्लेटफॉर्म ऊपर नहीं उठ सकता। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म देने का भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जमीन की स्थिति को देखकर तय किया है। और जब तक यूपी के किसान को ऋण माफ नहीं करोगे, हम धान खरीदने की बात की है यूपी के किसान की, मगर धान होगा तो खरीदेंगे। गन्ना किसान के लिए हमने भुगतान की बात करी है, मगर किसान की जो खस्ता हालत है उसको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, इसलिए बात करी है। और हमने कभी भी किसानों की ऋण माफी का विरोध नहीं। पर ये डिमांड तो फिर हर स्टेट में उठेगी, हर जगह लोग कहेंगे कि लोन माफ कीजिए। वहाँ की स्थिति देखकर निर्णय करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ नेताओं के बारे में, जैसे फर्ज कीजिए योगी आदित्यनाथ है, हालांकि कैंपेन तो आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है युवा वाहिनी, वो अपने कैंडिडेट भी उतार रही है। ऐसा नहीं है, योगी जी की युवा वाहिनी का एक भी कैंडिडेट कहीं पर भी नहीं है। एक दो लोगों ने युवा वाहिनी छोड़कर पर्चा डाला है और निर्दल के रूप में लड़ रहे हैं। क्योंकि वो सवाल ये करते हैं कि उनको आपने प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया, और ये सबसे बड़ा सवाल है। आप घूमे, कौन प्रोजेक्ट करते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ कि बीजेपी ने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी ने इस चुनाव में किसी नेता को चीफ मिनिस्टर के तौर पे ना पेश करने का फैसला क्यों लिया? आपकी सोच क्या है इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे हमारी सोच बहुत स्पष्ट है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी बड़ी है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के नाते लड़ेगी तो भी हम जीत जाएंगे। नहीं, क्योंकि कभी आप प्रोजेक्ट करते हो, कभी नहीं। आपने कहा कि मैं स्ट्रेटेजी, हर बार होता है। तो नहीं, स्ट्रेटेजी चुनाव के हिसाब से बनाता हूँ। इस बार की सोच क्या थी? मैंने कहा ना, बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। और सामने जो दो प्रत्याशी हैं, अखिलेश जी और मायावती, हमारा कोई भी पिकअप कर लो, ये दोनों से अच्छे हैं। ये दोनों ने शासन चला लिया है, माना मायावती जी ने भी चला लिया है, मुलायम सिंह जी ने भी चला लिया है और अखिलेश जी ने भी चला लिया है, और तीनों को देखा है।